बुद्धं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि बुद्धं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि येच बुद्धा अतीताच येच बुद्धा अनागता वचुपन्नाचे धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा बुद्धमङ्गेन वन्देऽहं धम्म च द्विविधं वरं धम्मो यो कलितो दोषो धम्म कमतु मम बुद्धमङ्गेन वन्देऽहं धम्म च द्विविधं वरं धम्मो यो कलितो दोषो धम्म कमतु मम। जय भीम नव बुद्धाय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं एक प्राचीन कोंढाने बुद्धिस्ट लेनी के ऊपर और इस लेनी का इंफॉर्मेशंस, इसके साथ इस लेनी के बारे में भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ लेनी का आज का जो सिचुएशंस है वो भी हम देखने वाले हैं। तो आज मेरे साथ है लेनी संवर्धक मुकेश जादव सर है और उनके साथ में लेनी संवर्धक सोमकर सर है। तो हम लोग जा रहे हैं लेनी का इंफॉर्मेशंस लेने के लिए और लेनी का अपडेट लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज नई जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लॉकडाउन चलते ही बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अपने घर पर बैठे हैं। तो इसके साथ साथ जब हम इसकी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे तो आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहिए और अपने प्राचीन विरासत के बारे में इंफॉर्मेशंस किस तरीके से होती है इसके बारे में भी जानकारी लेने का प्रयास कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। आगे हम किस तरीके से लेनी पर पहुंच सकते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हम यहाँ से बदलापुर से निकले हैं। तो बदलापुर से हम अभी करजत के लिए निकल रहे हैं और हमारे साथ है वैभव सोमकर सर जो ड्राइविंग कर रहे हैं यहाँ पर, और उनके साथ उनकी सिस्टर है विशाखा सोमकर। तो हम 5 जन कोंढाने लेने पर जा रहे हैं और आज इस लेने का इंफॉर्मेशन हम वहाँ पर जाकर लेने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम खुद की गाड़ी से निकले हैं। तो यहाँ से बदलापुर से निकलेंगे तो बदलापुर करजत मार्ग से हम करजत में जाएंगे और करजत में जाकर वहाँ पर हम कोंढाने गाँव के लिए निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये रूट है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं दोस्तों तो उसके लिए आपको करजत स्टेशन है, तो आप पुणे से भी आ रहे हैं तो करजत स्टेशन पे उतर सकते हैं। और मुंबई से जा रहे हैं तो करजत लोकल है और मेल एक्सप्रेस भी जाती है। पुणे मार्गे जाने वाली हर एक मेल एक्सप्रेस वहाँ पर रुकती है, तो वहाँ उतरकर आप करजत के लिए जाना है। तो करजत स्टेशन से आपको टैक्सी या मिनी डोर वगैरह रहते हैं, तो उनके साथ आप वहाँ से निकल जाए। रिक्शा ऑटो करके भी आप जा सकते हैं डायरेक्टली। तो आज हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए आने वाला जाने के लिए जिस तरीके से मार्ग किस तरीका रहता है और किस तरीके से जा सकते हैं इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन था। तो आगे वीडियो देखने के लिए लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों अभी हम कोंढाने के नज़दीक आ चुके हैं, कोंढाने गांव में आ चुके हैं। और यहाँ से बाजू में मेरे साथ जो है लेनी संवर्धक टीम के मुकेश जादव सर है और वैभव सोमकर सर है। और हम निकले हैं कोंढाने लेनी का अपडेट लेने के लिए। उसके साथ साथ हम इंफॉर्मेशंस भी लेंगे कोंढाने लेनी की क्या है, और आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। फ़िलहाल हम यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे अभी, तो हम यहाँ पे अभी आए हैं कोंढाने गांव। कोंढाने ये गांव रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के करजत तहसील में आता है। अगर आप जैसे पहले मैंने आपको बताया कि पुणे से आ रहे हैं तो करजत स्टेशन है, मेन स्टेशन है, या मुंबई से आ रहे हैं तो भी करजत स्टेशन पे आ सकते हैं। तो यहाँ से आपको आने के लिए बहुत सारे व्हीकल्स रहते हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ आ सकते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं अभी बारिश का समय है तो बहुत सारी ग्रीनरी आपको दिख रही है। तो ऐसे ही प्रकृति के सानिध्य में इस तरीके का जो लेनी का बहुत बड़ा हमारा इतिहास छुपा हुआ है, तो उसको जस्ट सामने लाने की ज़रूरत है।
तो यही एक इन्फॉर्मेशंस आपको देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि क्या यहाँ का हिस्ट्री है और किस तरीके से ये लेनी का निर्माण हुआ है, तो उसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करिए। तो दोस्तों अभी जिस जगह पर हम आए हैं वो जगह है कोंढाने बुद्ध लेनी का, और यहाँ पे पुरातत्व विभाग का एक बोर्ड लगा है जो मुंबई मंडल के पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक के नाम से इसे संवर्धित करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे उनका बोर्ड लगा हुआ है। जिस जगह पर हमें वो गांव कोंढाने बुद्ध लेनी है। और दोस्तों ये जो बुद्ध लेनी का जो प्रमुख मार्ग जहाँ से गुज़रता है वो उल्लास नदी के बाजू से गुज़रता है। आपके बाजू में ही उल्लास नदी का बहुत बड़ी महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये उल्लास नदी का प्राचीन इतिहास भी है। ये जो नदी का प्राचीन इतिहास आता है लगभग 2000 साल पहले का इसका इतिहास में लिखित तौर पर इसे इंफॉर्मेशंस आती है, जो ईस्वी सन पहली शताब्दी में जो पेरिप्लस नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है, टॉलमी का जो जियोग्राफिका नाम का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में इस रिवर का या इस लेनी का इस रिवर का और इस व्यापारी मार्ग का सबसे पहला उल्लेख आया है। और यहाँ पे वहाँ पर हमें ये इंफॉर्मेशंस मिलती है कि 2000 साल पहले ये जो व्यापारी बंदर थे, जो कल्याण का व्यापारी बंदर है, ये कल्याण से 3 राजमार्ग निकलते थे। तो एक राजमार्ग था नाने घाट, दूसरा है थल घाट और तीसरा ये बोर घाट। तो ये बोर घाट में ये उल्लास नदी के रिवर है। यहाँ तक दोस्तों उस समय ये रिवर इतनी बड़ी थी, आज बहुत ही छोटी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो रिवर है दोस्तों, ये रिवर लगभग यहाँ पे उस समय के जो छोटे छोटे जहाज़ है जो व्यापार करने के संबंध में आते थे तो यहाँ तक आ जाते थे। तो इसका एक हिस्ट्री में हमें ये पता चलता है कि ये सब बहुत बड़ा व्यापारी मार्ग था और उस मार्ग पर ये लेनी का निर्माण किया है। तो जब हम इस लेनी के अंदर जाएंगे तो लेनी का इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से लेने ही वाले हैं। तो ये जो रिवर है वो अभी हम रिवर देखने वाले हैं, कहाँ पर हमारे ये जो रिवर से रास्ता आता है इसके बारे में जानकारी लेंगे और हम लेनी की तरफ जाने के लिए निकलेंगे। तो यहाँ से ये कोंढाने गांव से लेनी के लिए जाने के लिए मार्ग है और ये इस मार्ग से हम कोंढाने लेनी में जा सकते हैं और वहाँ से राजमाची कर हम लोनावाला में कार्ला लेनी के पास जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्राचीन बोर घाट का रास्ता है। संस्कार अनित्य है, यही पूर्ण सत्य है। संस्कार अनित्य है, यही पूर्ण सत्य है। जन सुबोध सम्यक विमुक्त बहुजन हिताय।
जय भीम दोस्तों, जैसे कि हमने देखा है कि हम अभी यहाँ पर लेनी पर आ चुके हैं। हमने बदलापुर से स्टार्ट किया था और बदलापुर से लेकर हम करजत से होकर हम आज इस कोंडाने लेनी के ऊपर आए, कोंडाने गांव से। और जिस तरीके से हमने पहले इंफॉर्मेशंस ली थी कि ये उल्लास रिवर के पास में बोरघाट के ऊपर ये बुद्ध लेनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशंस में देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप जैसे ये वीडियो में देख रहे हैं, तो इतने प्राचीन मॉन्यूमेंट होने के बावजूद भी आज इस मॉन्यूमेंट का इतिहास किसी को पता नहीं होता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो सारी लेनियाँ बनी है, तो इसका ये लेनी बनाने के कुछ तो रीज़न होते थे। तो क्यों इस लेनी का निर्माण किया, इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हम पीछे जाते हैं तो पुराने साल में जाते हैं, उसे प्राचीन काल कहते हैं। तो प्राचीन काल में तथागत बुद्ध ने अपने धम्म की जब धम्म को लोगों को शिक्षा देने शुरू कर दिया, जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो चुकी, तो उन्होंने धम्म को प्रभावित किया, यानी कि अपनी विचारधारा लोगों के सामने रखी। तो उस समय उन्होंने भिक्षु संघ को निर्माण किया और भिक्षु संघ को ये अपना दुख मुक्ति का मार्ग जन जन को बांटने के लिए कहा और जन जन को दुख मुक्त करने के लिए तथागत बुद्ध ने अपना धम्म लोगों तक प्रभावित करने की कोशिश की। और उसके बाद जब ये धम्म बड़ी पैमाने में लोगों तक फैला, क्योंकि ये दुख मुक्ति का मार्ग था और हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख था, तो दुख मुक्ति के लिए हर एक व्यक्ति ने इस मार्ग को आचरण किया, अनुसरण किया। और उस समय ही लोग बुद्ध ने दी हुई मार्ग पर चलकर अरहंत हो चुके थे, क्योंकि ये धम्म ही इस तरीके से है जो कोई अंधश्रद्धा नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है। और इस माध्यम से ये बुद्ध के विचारों पर चला हुआ ये कारवा आगे जाकर बहुत बड़े पैमाने में फैल गया। और जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, तो उस समय भगवान बुद्ध की जो शरीर धातु थे, इस शरीर धातु के ऊपर प्रथम 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। तो ये 8 स्तूप है बौद्ध स्मारकों की निर्मित का पहला महत्वपूर्ण भाग। ये 8 स्तूपों के बाद ईस्वी सन पूर्व 3री शताब्दी में चक्रवर्ती सम्राट अशोक के समय में यही 8 स्तूपों से अस्थियाँ निकालकर पूरे भारत जम्बूद्वीप में लगभग, जब से हम देखते हैं जो हिस्ट्री में हम पाए जाते हैं और एविडेंस के तौर पर मिलते हैं, तो यहाँ पर 84,000 धम्म स्कंदों के आधार पर 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया। उसी समय जो बौद्ध भिक्खु चारिका करते थे, तो बुद्ध के अपने विनय में वर्षावास के काल वर्षा कालखंड में, जिसे प्राचीन काल में ऋतुकाल कहा जाता था, तो इस ऋतुकाल के समय में भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षु वर्ग को चारिका करने के लिए बंदी की थी, यानी कि वो चारिका नहीं कर सकते थे। उसके बड़े रीज़न थे, क्योंकि बारिश के समय में जो प्रकृति के कारण से जो आने वाली हानि थी, तो यानी वो आने वाले संकट है, उससे होने वाले हानि थी, इसके ऊपर मार्ग निकालने के लिए तथागत बुद्ध ने ये नियम बनाए थे, उसको विनय कहा जाता था। तो जब ये विनय वर्षावास के समय में भिक्खु को चारिका करने के लिए बंद थी, तो 4 महीने का समय है और 4 महीना भिक्खु जो थे ये एक ही जगह पे धम्म अध्ययन करते थे। तो अगर वो लोक जीवन में रहेंगे या लोगों के अंदर रहेंगे, लोगों के साथ में रहेंगे, तो वो अच्छे तरीके से धम्म अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उनके लिए गांव बस्ती से थोड़े दूर जंगल में विहारों की निर्मित की जाती थी। तो जैसे कि उस समय के विहार बनते थे, वो हम देखते हैं कि लकड़ी हो, मिट्टी हो या मिट्टी के ईंटें हो और कुछ पत्थर लेकर ये विहारों की निर्मित होती थी। लेकिन ये भी बारिश की वजह से गिर जाते थे, नष्ट होते थे। तो इसके ऊपर चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने सुझाव निकाला और एक ही पत्थर में लेनी निर्माण करने का काम शुरू किया। तो भारत में जो पहली पुरानी लेनी बनी, वो लेनी का नाम है बिहार राज्य में बुद्ध गया से लगभग 30 या 35 किलोमीटर के अंतर में जहानाबाद नाम का तहसील है, वहाँ पर 12 बार नाम की टेकड़ी है। उस लेनी को नागार्जुन गुम्फा भी कहा जाता है। तो उस लेनी चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने शुरू की थी और उनके जो पोते थे, जिनका नाम है दशरथ, तो इन्होंने ये लेनी पूरी करके आजीवक पंथ को दान दी थी। उसके बाद ये लेनी तथागत बुद्ध के भिक्षु संघ के पास आई। जैसे कि सम्राट अशोक के जो उत्तरी उसके जो वंशज है, उन्होंने ये बौद्ध धम्म के लिए इनका ये डोनेशन बौद्ध धम्म के लिए भी दिया गया। उसके बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक के समय में ही महाराष्ट्र का पहला जो ज्ञात राजवंश आता है, उसका नाम है सिरी सातवाहन। ये सिरी सातवाहन महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण राजवंश है। ये सातवाहन राजवंश महाराष्ट्र के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये इतिहास से हम आगे महाराष्ट्र का इतिहास नहीं बता पाते, क्योंकि ये सबसे अहम मुद्दा है।
तो ये सातवान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के मांडलिक हुआ करते कि यानी कि मिनिस्टर के तौर पर महाराष्ट्र में काम करते थे। तो उस समय उनको राष्ट्रिक कहा जाता था, क्योंकि ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शासनकाल में जनपद के बाद राष्ट्र नाम की संज्ञा आती है, यानी कि राष्ट्र नाम का बहुत बड़ा राज्य का विभाग आता है और उस विभाग का जो राज्य करने वाला व्यक्ति था उसको राष्ट्रिक कहा जाता था। तो यही सातवान है, ये सातवान महाराष्ट्र में चक्रवर्ती सम्राट अशोक का मांडलिक होकर काम करता था। लेकिन श्री सातवान के बाद उनका जो लड़का है जिसका नाम है सिमुक सातवान, ये सिमुक सातवान महाराष्ट्र में स्वतंत्र सातवान राज्य वंश का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने स्वतंत्र राज्य को लोगों के सामने रखा, स्वतंत्र राज्य घोषित किया और खुद को चक्रवर्ती घोषित कर राज्य करने की शुरुआत की थी। तो ऐसे दोस्तों हम देखते हैं महाराष्ट्र में जो श्री सातवान था, इनके राज्यकाल में महाराष्ट्र में पहली लेनी का निर्माण हुआ। इस लेनी का नाम है आज का जो मुंबई उपनगर में वसई नाम का वसई विरार के पास विरार नाम का रेलवे स्टेशन है। इस विरार में ऐतिहासिक जीवधानी नाम की बुद्ध लेनी थी। आज वहाँ पे जीवधानी का मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ से महाराष्ट्र की लेनी की शुरुआत हुई है। उसके बाद ईस्वी सन पूर्व दूसरी शताब्दी में, यानी कि दूसरी शताब्दी के शुरुआत में ही महाराष्ट्र में अनगिनत लेनियों की निर्मित हुई। उसमें से जो पहली लेनी हम देखते हुए है भाजे लेनी, वो पुणे ज़िले में लोनावला प्रांत में आती है, भाजे गाँव में। उसके ही समकाल में औरंगाबाद ज़िले में कन्नड़ नाम का तहसील है, वहाँ पर पितलखोरा नाम की ऐतिहासिक बुद्ध लेनी है। उसी समय में मुंबई ज़िले में बोरिवली नाम का उपनगर है, वहाँ पे संजय गांधी नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क में कानेरी नाम का विश्वविद्यालय भी उसी समय बनाया गया है। और उसी समय जो महाराष्ट्र में आज जिस लेनी का हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं वो लेनी का नाम है रायगढ़ ज़िले में कर्जत नाम का तहसील है। यहाँ पे कोंढाने नाम का जो गांव है, इस गांव के ऊपर प्राचीन बोरघाट पर ये ऐतिहासिक कोंढाने बुद्ध लेनी है। जैसे कि दोस्तों हमने शुरुआत में देखा था कि सोपारा बंदर से व्यापारी का मार्ग निकलता था और वो सोपारा से निकलकर वो आता था मंडपेश्वर से लेकर कानेरी लेनी कर आता, कानेरी से मागाटने के बाद वो पवई से गुजरकर वहाँ से जोगेश्वरी में आते हैं, जोगेश्वरी से लेकर वो अंधेरी पूर्व में आते हैं जहाँ पर उन्हें कोंडिवते नाम से जाना जाता है। और वहाँ से बहुत पैमाने पर वो वहाँ से निकलकर आगे जाकर वो ठाणे से लेकर कल्याण तक आते हैं। तो ये ऐतिहासिक प्राचीन व्यापारी मार्ग है। तो इस कल्याण से 3 महत्वपूर्ण मार्ग निकलते हैं दोस्तों। तो ये मार्ग है प्राचीन नानेघाट, प्राचीन बोरघाट और प्राचीन थलघाट। नानेघाट को आज मालसेज घाट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये नया रूट निकला है, लेकिन आज भी नानेघाट का हिस्सा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद प्राचीन थलघाट जिसे कहा जाता है, आज उसे हम कसारा घाट कहते हैं, जिस मार्ग से हम नासिक की ओर निकलते हैं। उसके बाद प्राचीन बोरघाट, जिस हम प्राचीन बोरघाट की बात कर रहे हैं, उसी प्राचीन बोरघाट पे आज हम खड़े हैं। और जिस आज लेनी की हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं उस लेनी का नाम है कोंढाने लेनी, जो प्राचीन ऐतिहासिक बोरघाट के रास्ते पर बनी हुई है। तो ये लेनी भिक्षुओं के लिए, वर्षावास के लिए बनाई गई लेनी है। तो दोस्तों जब हम इस लेनी का इंफॉर्मेशन लेते हैं तो करीबन ये लेनी जो ईसा पूर्व 230 के साधारण 230 के आसपास इस लेनी का काम शुरुआत हुआ था और ये काम ईस्वी सन दूसरी शताब्दी तक, यानी कि लगभग 300-450 के आसपास इस लेनी का काम चला है। और यहाँ पर कहाँ पर भी हमें महायान कालखंड का नज़र नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा बुद्ध की शिल्प हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये पूरी की पूरी लेनी जो है एक ही कालखंड में, जिसे हम हीनयान कालखंड यानी थेरवादी परंपरा देखते हैं। तो इस थेरवादी परंपराओं में इस लेनी का निर्माण हुआ है। और इस जो लेनी को निर्माण करने वाले लोग हैं, ये लेनी का निर्माण श्री सातवान, ये सातवान का प्रमुख राजा है, यहाँ से शुरुआत हुई थी। श्री सातवान के बाद जितने सारे सातवान राजे हुए हैं लगभग उनका ही कालखंड 450 साल का है और उन्होंने इस लेनी का निर्माण करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके ही अंडर में महाराष्ट्र में बहुत पैमाने पर लेनियाँ बनी हुई है। तो दोस्तों आज यही इस लेनी का इंफॉर्मेशन लेते समय मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा और इसके साथ आप इस लेनी का वैसे दोस्तों कि हम जब एंटर करते हैं, एंटर करते ही हमें इस तरह का सुंदर चैत्यगृह देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सुंदर चैत्यगृह का निर्माण किया हुआ है। तो जब ब्रिटिश लोगों ने इस चैत्यगृह को देखा तो उन्हें ये भरोसा हुआ नहीं कि ये चैत्यगृह किसी इंसान ने बनाया होगा, कि ये जो सुंदर शिल्पकृति बनाई है ये किसी इंसान ने बनाई नहीं होगी।
इस तरीके का ये शिल्प बना हुआ है। तो ये जो शिल्प है एक ही चट्टान को काट कर बनाया हुआ है, इसी सुंदरता पूर्वक इसे बनाया हुआ है। कितनी ही सुंदर तथागत बुद्ध की विचारधारा थी, उतनी ही सुंदरता से इस शिल्प को उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये जो चैत्य गृह को हम देख रहे हैं, तो ये चैत्य गृह को इसलिए बनाया जाता था कि इसे एक प्रार्थना स्थल के नाम पर देखा जाते थे। और इस लेनी संकुल में हम आते ही हमें एक चैत्य गृह और 8 भिक्खु निवासों का एक विहार और 8 भिक्खु निवासों का महत्वपूर्ण लेनी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे एक 18 भिक्खु निवास और उसे चैत्य कोटि कहा जाता है, एक चैत्य गृह है, एक लगभग 8 भिक्खु निवास का एक और विहार है, और उसके बाद हम देखते हैं कि 8 भिक्खु निवास अलग अलग है और एक वाटर टैंक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशंस लेते समय मैं आपको इस चैत्य गृह के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। ये चैत्य गृह की जो दर्शनी कमान है, इसे पीपल की पत्ते की जो कमान रहती है, पीपल का पत्ता जिस तरीके से रहता है उस तरीके से इस चैत्य गृह की कमान है। तो आप लोगों को पता होगा कि भगवान बुद्ध को जिस पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हासिल की उन्होंने, उस पीपल के वृक्ष को अश्वत्थ पीपल वृक्ष कहा जाता है, जिसे हम आज बोधि वृक्ष कहलाते हैं। तो इस बोधि वृक्ष की एक शिल्पकृति यहाँ पर बनी है। ये इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ से जो सूरज की किरणें आती है, जैसे कि अभी सूरज डूबने के लिए जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आप नीचे आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे सूरज की किरणें यहाँ पर चैत्य गृह के अंदर जाते समय हमें देख रहे हैं। तो इस तरह का इसका निर्माण किया हुआ है, क्योंकि जो लेनी में सूरज की किरणें आ रही हो, प्रथमतः जाते समय वो भगवान बुद्ध के स्तूपों को पदस्पर्श कर वो सूरज अस्त हो जाता है। तो यहाँ का ये शैली जो है ये महत्वपूर्ण है, जिसे हम कह सकते कि उन लोगों के समय के जो कारागिर थे उन्होंने बहुत ही खगोल शास्त्र का स्टडी कर इसका निर्माण किया है। और दोस्तों कि जब हम अंदर एंटर करने के लिए जाते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे पिलर्स है। तो इसका जो छत है, इस छत को गज पृष्ठकार छत कहा जाता है। और यहाँ पर जो आप लकड़ी देख रही है, ये लकड़ी लगभग कम से कम 2200 साल पुरानी है। और ये 2200 साल पुरानी लकड़ी आज भी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। आज जो यहाँ पर कुछ पिलर्स टूटे हुए और उसका काम चल रहा था, आज इतनी सालों से काम बंद पड़ा हुआ है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर लकड़ी का बनाया हुआ करता था। ये लकड़ी को जो पुरातत्व के आधार पर देखने जाएंगे तो उसे तुलई कहा जाता है। तो ये जो तुलई है, इसका निर्माण इसके लिए किया जाता था कि यहाँ पर जब हम धम्म दीक्षा या उस समय कोई अरहंत भिक्खु धम्म दीक्षा लेते थे, तो उस समय वो यहाँ पे धम्म दीक्षा देंगे तो उनका आवाज़ यहाँ पर ज़्यादा तरीके से न आए और वो आवाज़ सीधा बाहर जाए, इसके लिए एक आर्टिफिशियल यहाँ पर काम किया हुआ था। तो हमें ये देखने को मिलता है। तो जैसे हम देख रहे हैं दोस्तों, हम अंदर जैसे जैसे कोशिश करते हैं, तो ये प्रदक्षिणा पथ से हम गुजर रहे हैं, तो आपको बाजू में कुछ स्पॉट दिख रहे हैं, यानी कि कुछ खड्डे यहाँ पर होते हुए नज़र में आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो खड्डे हैं, ये उस समय में यहाँ पे दिए रखने के लिए तेल के या कुछ उस समय के जो दिए थे, उस दिए रखने की जगह है, जहाँ से रात को इस चैत्य गृह पर प्रकाश आ सके और यहाँ पे उजाला हो सके। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी हम अंदर चैत्य गृह में एंटर करते ही समय आप देखे होंगे कि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण स्तूप है। जैसे कि इस स्तूप को आप देख रहे हैं, मैंने आपके सामने इस स्तूप को लाया है। ये चैत्य गृह के लास्ट के एंडिंग में यहाँ पर आता है। तो दोस्तों मैं जस्ट आपको इस स्तूप की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये जो स्तूप है, ये चैत्य गृह के बराबर लास्ट के कॉर्नर पर, जहाँ पे कर्व रहती है लाइन, जहाँ पे राउंड शेप आता है, उसके बराबर नीचे पीछे लाइन से कुछ मिडल पर ये चैत्य स्तूप बनाया जाता है। तो इस स्तूप को उद्देश्य का स्तूप कहा जाता है। आप दोस्तों पता होगा आपको कि इस उद्देश्य का स्तूप क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये विशिष्ट उद्देश्य से स्तूपों का निर्माण किया। तो वो उद्देश्य कौन सा था,
ये भी हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि प्राचीन समय में भगवान बुद्ध के शरीर धातु पर बने हुए स्तूप को शारीरिक स्तूप कहा जाता था। भगवान बुद्ध के जितने सारे चिवर थे या भगवान बुद्ध जो चीज़ें यूज़ करते थे उसके ऊपर बनाया गया स्तूप को पारिभौमिक स्तूप कहा जाता था। और एक विशिष्ट हेतु से, यानी कि भगवान बुद्ध के बाद भगवान बुद्ध का स्वरूप कहकर जिस स्तूप की पूजा की जाती थी उसको उद्देश्य का स्तूप कहा जाता है। और हर एक लेनी में जो स्तूप है उसे उद्देश्य का स्तूप इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये विशिष्ट उद्देश्य बनाया है। क्योंकि ये लेनी में जो भिक्खु वर्षावास के लिए ठहरते थे तो उनको प्रार्थना स्थल चाहिए था, और प्रार्थना स्थल के लिए भगवान बुद्ध का स्वरूप चाहिए था। तो उस समय भगवान बुद्ध की मूर्ति तो नहीं थी, तो भगवान बुद्ध को शिल्पों के और प्रतीकों के आधार पर उनकी पूजा की जाती थी। तो ये प्रतीकें कोई क्या थी, तो जैसे कि पदचिन्ह है, भगवान बुद्ध का आसन है जिसे हम वज्रासन कहते हैं, उसके बाद पीपल का वृक्ष है जिसे बोधिसत्व बोधि वृक्ष कहा जाता है, और उसके बाद ये जो चैत्य गृह है इसे चैत्य गृह में एक स्तूप बनाया जाता है तो उसको चैत्य स्तूप कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण हिस्सा है यहाँ का, जहाँ से हम देख रहे हैं इस स्तूप को भगवान बुद्ध के स्वरूप के तौर पर इसे देखा जाता है। दूसरी बात, इस चैत्य स्तूप से लोगों को धम्मदेशना दी जाती थी, जिस धम्मदेशना से लोगों को दुख मुक्ति का मार्ग बताया जाता था दोस्तों। तो हम इस चैत्य गृह में अंदर एंटर करने के बाद आपको पता होगा कि इस स्तूप के पीछे उस समय के अरहंत भिक्खु बैठकर धम्म की देशना देते थे। तो जो सामने जो बैठे हुए जितने सारे उपासक वर्ग है वो इस तरीके से धम्म दीक्षा ग्रहण करते थे कि जिस तरीके से भगवान बुद्ध उन्हें धम्म दीक्षा दे रहे हैं, यानी कि धम्म की देशना दे रहे हैं, लेकिन असल में जब देखा जाता था तो उस समय में अरहंत भिक्खु इस स्तूप के पीछे बैठकर धम्म देशना देते थे। तो लोगों को उस समय बुद्ध से धम्म देशना चाहिए थी, या बुद्ध से अगर हम धम्म देशना ले रहे हैं तो इस तरीके से उस समय का मार्ग उन लोगों ने खोजा था, और ये स्तूपों का निर्माण हमें लेने के अंदर देखने को मिलता है। तो लगभग हम दोस्तों इस चैत्य गृह का आधार देखेंगे। चैत्य गृह को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर भगवान बुद्ध के धम्म की विचारधारा यहाँ से प्रसारित हो चुकी है। तो उन्होंने लगभग यहाँ से जब धम्म की देशना होती थी कि आजू बाजू में जो गांव हैं उस गांव तक उस धम्म देशना का आवाज़ जाता था, इसीलिए चैत्य गृह का उसी तरीके से निर्माण किया हुआ है। आज इस चैत्य गृह की बहुत हानि हो चुकी है, फिर भी ऐसे कुछ चैत्य गृह आज भी हैं जहां पर चैत्य गृह में की हुई बातें नीचे हुए गांव में आज भी देखने को मिलती है, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में वो देखा था। तो दोस्तों यही चैत्य गृह की खासियत होती है कि चैत्य गृह में जो धम्म देशना दी जाती थी वो धम्म देशना पूरे गांव में गांव के लोगों के लिए भी सुनने को मिलती थी। इस तरीके से बुद्ध वंदना ली जाती थी। बुद्ध वंदना किस तरीके से धम्म का अनुसरण करना चाहिए था वो यहाँ पर बात हमें देखने को मिलती है। तो ये है चैत्य गृह का सबसे महत्वपूर्ण भाग। हर एक लेनी में इस तरीके का महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो लगभग ये जो हम पिलर्स देख रहे हैं, तो ये पिलर्स और इस तरीके का जो मार्ग है जिसे हम प्रदक्षिणा पद भी कहते हैं, तो इस प्रदक्षिणा पद पर आज भी लोग आते हैं और इस स्तूप के ऊपर कुछ पैसे उड़ाने की कोशिश करते हैं या कुछ कॉइन्स रहते हैं, वो कॉइन्स यहाँ पर लोग स्तूपों के ऊपर डालते हैं, स्तूपों के ऊपर डालते हैं। तो ऐसा उन्हें ये बताया गया है कि स्तूपों के ऊपर अगर पैसा डालेंगे, अगर वो ऊपर ही रुक गया तो अपनी जो मन्नत है वो पूरी हो जाती है। ऐसी एक अंधविश्वास भी यहाँ के जनमानस में है, और उसी के आधार पर ये चैत्य गृह का बहुत बड़ी हानि हो चुकी है। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इस बारिश की वजह से भी बहुत बड़ा नुकसान इस लेने का हुआ है। तो यही एक महत्वपूर्ण बात यहाँ की है, जहाँ से जैसे हमने इसको देखा है। और ये सारी इंफॉर्मेशन अपने देखने के बाद आपके मन में एक और जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए, क्योंकि इसका निर्माण तो किया लेकिन इसका संवर्धन कौन करते थे, ये जिज्ञासा तो अपने मन में होनी चाहिए। अगर क्यों इसका निर्माण होने के बाद ये हज़ारों सालों तक इसका संवर्धन किसने किया, तो दोस्तों यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बाद जो सातवाहन राजाओं ने इसको निर्माण करने में योगदान दिया, तो सातवाहन राजा के साथ उनकी जो प्रजा थी, जितने सारे व्यापारी लोग थे, धनी लोग थे, तो इन्होंने इस धम्म को आगे लेने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए, लोक जनमानस में फैलाने के लिए हर एक लोगों ने यहाँ पर मदद की है। आज हम उस शिलालेखों के माध्यम से भी जानेंगे कि किसने यहाँ पर धम्मदान
दिया हुआ है उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। जो उस समय के लोग थे वो लोग हज़ारों सालों से इस कलाकृति का, इस ऐतिहासिक स्थलों का, पवित्र स्थलों का जतन करते थे, संवर्धन करते थे और उस संवर्धन की वजह से आज हज़ारों सालों से ये हमें देखने को मिलता है। आज इसकी जो हानि हो चुकी है, एक तो ये कुदरत के आधार पर, प्रकृति के आधार पर भी हुई है और इंसानों ने भी इसको बहुत हानि पहुंचाई है। तो जैसे कि हमने इसको आज देखा है, तो ये चैत्य गृह का हमने इंफॉर्मेशंस लेने की कोशिश की है और आगे जाके हम और वीडियो में बाकी जो विहार है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो उसे क्या कहते हैं और उसका निर्माण किस लिए हुआ था, वहाँ पे कौन रहते थे, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने चैत्य गृह को देखा था, चैत्य गृह को देखने के बाद हम चैत्य गृह के बाजू में एक और शिलालेख हमें देखने को मिलता है। तो ये शिलालेख की जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे जो शिलालेख है तो शिलालेख के बारे में जानते हैं। शिलालेख के बाजू में एक यक्ष का स्टैचू है जो आज पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके कुछ अवशेष बचे हैं। तो ये इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। और जैसे आप ये शिलालेख देखते हैं तो शिलालेख का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पे देखने को मिलता है कि कुछ बातें मैं आपको पढ़कर बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको पुरानी भाषा में क्या लिखा है और पुरानी लिपि में क्या लिखा है इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो जैसे कि दोस्तों ये जो है शुरुआत होती है वहाँ से कन्नस, पहले के 3 अक्षर जो है उसे कन्नस कहते हैं। कन्नस यानी कि कन्न के। उसके बाद आगे शब्द है अंतेवासिना। अंतेवासिना यानी कि जो शिष्य होते हैं उसे अंतेवासिना कहा जाता था। तो कन्न के शिष्य, उसका आगे नाम लिखा है बलकेन कतम। तो कन्न के जो शिष्य है, ये कन्न नाम के कोई विद्वान अरहंत भिक्षु है। तो ये अरहंत भिक्षु के शिष्य हैं जिनका नाम है बलक, और इस बलक ने इस लेने का निर्माण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके बाद जैसे कि दोस्तों हम ऊपर देखने के लिए जाते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर जो यक्ष का स्टैचू है उसके ऊपर हम जाएंगे तो हमें एक और शिल्पपट देखने को लिए मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वेदिका पट्टी का नक्शी यहाँ पे देखने को मिलती है और आगे जो भी एक 4 शिल्पपट हमें देखने को मिलते हैं। तो एक में सिंगल पुरुष है, दूसरे में पुरुष और स्त्री है, तीसरे में भी पुरुष और स्त्री है और चौथे में 2 स्त्री और 1 पुरुष देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों ये कोई 2 स्त्री नहीं है, तो ये 2 भावनाओं को यहाँ पर प्रकट किया है। तो जैसे कि यहाँ पर इस पहले स्टैचू में एक उस समय के लोक जीवन यहाँ पे दर्शाया है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि उसके जो शरीर की रचना है, उनके कपड़ों की रचना है, ये देखने के बाद ये हमें पता चलता है कि वो कोई सैनिक है और वो सैनिक अपने घर पर आया है। तो उसके लिए भी यहाँ पर एक स्त्री का स्टैचू है और पुरुष का स्टैचू हमें देखने को मिलता है। तो कि दोनों के जो हाव भाव है वो हम देखनेंगे तो बहुत ही आनंदी है, ये हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन अभी इस जो पुरुष है उसके हाथ में कोई भी शस्त्र नहीं है, यानी भी कोई भी किसी भी तरीके से शस्त्र नहीं, जो पहले स्टैचू में हमें शस्त्र देखने को मिलता है। तीसरे स्टैचू में जब हम जाते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि उसके हाथ में शस्त्र है और जो स्त्री का चेहरा है बहुत सी मायूस हुआ है, क्योंकि वो उसे छोड़कर बाहर निकल रहा है, बाहर जाने के लिए निकला है। तो बहुत ही मायूस हुआ चेहरा हमें देखने को मिलता है। और चौथे स्टैचू हमें यह दिखाया है कि वो बहुत ही मायूस चेहरा है, लेकिन फिर भी वो जो पुरुष का जो स्टैचू है वो उसे मनाते हुए यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो उसके हाथ में भी शस्त्र है और वो मनाने के बाद वो दूसरे स्टैचू में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि वो स्त्री के स्टैचू के मुख पर हास्य का भाव यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इतनी सारी भावनाओं को यहाँ पे शिल्पपटों में उस समय के शिल्पकारों ने अंकित किया है, वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, जो हम पीपल की आकृति के कुछ नक्शे देखते हैं उसे छज्जा कहा जाता है, जो इस तरीके से बहुत जगह पर छज्जे यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद हम इस एंगल से आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रक्चर, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही नष्ट हो चुका है। फिर भी यहाँ पर एक और शिलालेख देखने के लिए मिलता है और वो जो शिलालेख है ये लगभग बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो हमें ये पहले ही पट्टी पर जब हम जाएंगे तो हमें ये देखने को मिलता है। यहाँ पर एक शिलालेख है, मैं आपको पढ़कर बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जो शिलालेख है उसके यहाँ पर लिखा है बारकस
शुरुआत, जो किसी भी शिलालेख की शुरुआत होती है वो शिलालेख सीधम्म से होती है। तो यहाँ पर भी सीधम्म से शुरुआत हुई है। तो सीधम्म बारकस, यहाँ पर बारकस नाम आया है। उसके बाद बारकस और हमयध्यक्ष इस तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद जो आगे है कुचिका पुत्रस पाठे इस तरीके से आया हुआ है। फिर भी इसको और गौर तरीके से हम देखेंगे तो थोड़ा सा इस शिल्प को, हम इस शिलालेख को नज़दीक तौर पर देखेंगे तो हमें पता चलता है कि जो कुचिका का लड़का है इसका नाम है हमयध्यक्ष। हमयध्यक्ष नाम का जो लड़का है ये बारकस का रहने वाला है। तो ये बारकस नाम का जो ठिकान है ये अभी तक पता नहीं चला कि कौन सी जगह का है। फिर भी हमें ये देखने के लिए मिलता है कि बारकस का ये हमयध्यक्ष है जो कुचिका का पुत्र है, इन्होंने ये विहार जो है यहाँ का पीछे का विहार है वो धम्मदान दिया है। इसका इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। तो दोस्तों ये विहार क्या है इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हम इस विहार के अंदर एंटर करते हैं, जो विहार का मुख्य दरवाज़ा था ये यहाँ पर पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। तो यहाँ पर भिक्खु निवास भी टूटे हैं। तो उस भिक्खु निवास से अंदर जाने के लिए रास्ता बना है, लेकिन ये पहला मार्ग नहीं है। ये लेनी के अंदर जाने के लिए कहीं भी मार्ग नहीं है, क्योंकि ये सामने ही मार्ग था। जो मार्ग अभी पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, पूरी तरीके से खराब हो चुका है। तो यहाँ पे भिक्खु निवास को, जो भिक्खु निवास टूटे हैं वहाँ से अंदर हम पहले भिक्खु निवास में एंट्री करते हैं विहार के, और उसके बाद हम अंदर आने के बाद हमें ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे इस तरीके की जो दरवाजे की कार्विंग है ये हम देख सकते हैं कि इस तरीके का दरवाज़ा था। ये डबल मंजिली विहार था, 2 मंजिली विहार ये कह सकते हैं। और यहाँ पर अर्ध भिंत ये जो वॉल है इस वॉल पे अर्ध स्तूप हमें देखने को मिलता है पीपल की आकृति में। ये स्तूप हमारे मुख्य चैत्य गृह की प्रतिकृति है। तो इस स्तूपों का निर्माण इस तरीके से चैत्य स्तूप रहते हैं। उस जगह पर अगर रहने के लिए जगह है, भिक्खु निवास है, तो उसे चैत्य कोटि कहा जाता था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जैसे हम देख रहे हैं। उसके बाद जब हम अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर अंदर एंटर करते समय, लेकिन वही चैत्य गृह के ऊपर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2000 सालों की पेंटिंग किस तरीके की थी। इसके कुछ अवशेष आज यहाँ पर बचे हैं, वो अवशेष हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम अंदर एंट्री करते हैं तो ये मुख्य विहार है, और इस विहार में कुल मिलाकर 18 भिक्खु निवास है। और 18 भिक्खु निवास आज बहुत बुरी तरीके से इसकी अवस्था में पड़ी है। ये भिक्खु निवास लगभग नष्ट होने की कगार पर है, लेकिन यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं है। पुरातत्व के जो अधिकारी है उन्होंने इसको कम्प्लीटली नज़रअंदाज किया है। आज बारिश की वजह से ये लेनी पूरी तहस नहस हो चुकी है, नष्ट होने के कगार पर है। तो आप देख सकते हैं इतनी सुंदर रचनाएं बनी हुई लेनी आज इस तरीके से नष्ट क्यों हो रही है, इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है। तो ये लेनी देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि इतने 18 भिक्खु निवास का ये मुख्य विहार है। तो यहाँ पे कितने भिक्खुओं का वास्तव्य होगा, तो इसकी जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद हम, ये बहुत बड़ा विहार है, उसके बाद छोटा और एक विहार है। तो उस विहार की जब जानकारी लेते हैं तभी हमें ये पता चलता है कि उस विहार में भी कुछ भिक्खु निवास है। तो उस भिक्खु निवास के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक भिक्खु निवास और एक भिक्खु निवासों का एक विहार है। जैसे कि उसे हम देखने जाएंगे तो हमें पता चलता है कि बाहर की दीर्घिका से जब अंदर एंट्री करते हैं तो लगभग हमें एक 9 विहारों का भिक्खु निवास देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम 3 विहारों का यहाँ पर एक ये है, और 3 विहार में 2 बाग है, लेकिन ये पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, पूरी तरीके से खराब हो चुका है। तो ये 9 लेनियों में कुल मिलाकर 18 भिक्खुओं को रहने की जगह थी। यहाँ पर 18 भिक्खु रह सकते थे, ऐसी जगह है, और बीच में विहार देखने के लिए हमें मिलता है। उसके बाद हम आगे निकलते तो एक और विहारों की रचना हमें भिक्खु निवासों की रचना हमें देखने के लिए मिलती है। और तो ये भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बाह्य और अंतर भिक्खु निवास भी होते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बाह्य भिक्खु निवास और अंतर भिक्खु निवास, ऐसे 2 भिक्खु निवासों का यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद उसके बगल में भी हमें एक और भिक्खु निवास
देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये कम्प्लीटली जो भिक्खु निवास है ये आज हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमने कभी ध्यान दिया नहीं है, इसके लिए ये सारे नष्ट हो चुके थे। उसके लिए एक और भिक्खु निवास है, उसके बाजू में एक और भिक्खु निवास है, उसके बाजू में और ऐसे भिक्खु निवासों की लाइन है। लगभग हम देखेंगे तो ये 9 भिक्खु निवासों की लाइन है और इसमें भी 2-2 बाग है, तो 18 भिक्खु निवासों की जगह, यानी कि हर एक भिक्खु निवास की एक अपनी अलग अलग पहचान है यहाँ पर। उसके साथ यहाँ पर भी कुछ और भिक्खु निवास है। लगभग कुल मिलाकर ये कम से कम 9 से 10 भिक्खु निवास देखने के लिए मिलते हैं। और इस 9 से 10 भिक्खु निवास में हमें लगभग 18 से 20 भिक्षुओं को रहने की व्यवस्था है। उसके बाजू में यहाँ पे 3 पानी का एक जलाशय देखने को मिलता है छोटा सा, और 2 महत्वपूर्ण पानी के टाकी हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि वाटर टैंक हमें देखने के लिए मिलता है। ये वाटर टैंक जो है 12 ही महीने यहाँ पर पानी रहता है। उसके बाजू में भी विहार है और एक भिक्खु निवास हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसी तरीके से ये लेनी का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये लेनी का स्ट्रक्चर आज पूरी तरीके से नष्ट होने के कगार पर है। अगर हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो शायद ही कुछ सालों में ये लेनी की बहुत बड़ी हानि होने वाली है और ये लेनी नष्ट होने के मार्ग पर है। अगर कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है तो इसकी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो मेरी अपील है सारे बुद्धिस्ट लोगों के लिए कि आप इस लेनी का संवर्धन करने के लिए पुरातत्व विभाग को लेटर भेजें, पुरातत्व विभाग को ये कहें कि वो इस हमारी महान परंपरा के इतिहास को जीवित रखने की कोशिश करें। अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है या आप लोगों को ये नहीं जम रहा है तो वो बौद्ध लोगों के हाथों में इस लेनी सौंप दे, ताकि बौद्ध लोग तो इसको जतन करने की कोशिश कर सके। तो दोस्तों यही थी आज की महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशंस, और ये इंफॉर्मेशंस में हमने पूरी लेनी की जानकारी देने की कोशिश की है। तो शायद दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से लेनी का निर्माण हुआ है। तो इन महान लेनी को निर्माण करने वाले इन महान कारागिरों को और इस महान राजवंशों को भी मेरा वंदन है, क्योंकि उन्होंने इतनी बहुत बड़ा इतिहास हमारे लिए हमारे आने वाले हर एक पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण भगवान बुद्ध की शिक्षा का सीख जो यहाँ पर इस लेनी के पत्थर में बनाकर छोड़ी है, तो यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों चलिए इस लेनी का भी पूरा हिस्सा हमने देखा है, और भी कुछ लेनी की कुछ बातें हैं। बहुत सारी बातें जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण दुख मुक्ति का मार्ग जो भगवान बुद्ध ने लोगों को दिया है, और ये पृथ्वी के सृष्टि के विनाश तक जब तक मनुष्य है तब तक ये मार्ग उनके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट ने अपने शिलालेखों में ये लिखा है कि जब तक पृथ्वी में लोग हैं या पृथ्वी के विनाश काल तक, पृथ्वी के अंत तक तथागत धम्म का ये मार्ग है वो लोगों को आचरना चाहिए। उसके लिए उन्होंने शासन आदेश भी निकाला है। तो दोस्तों ऐसे ही एक महत्वपूर्ण बात जो थी मैंने आपके सामने रखी है, तो आप अभी लेनी देखने की कोशिश करते हैं और उसके साथ हम अपना वीडियो भी ख़त्म करने वाले हैं।